हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। अभी हम लोग सेकेंड फंक्शनल स्ट्रेटेजी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। सबसे पहले फाइनेंस क्या होता है? तो फाइनेंस मतलब बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए जो हम लोग को पैसे की जरूरत होती है उसको फाइनेंस बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंस को प्लान करते हैं, उसको राइट सोर्स से अक्वायर करते हैं, उसको राइट जगह पे यूटिलाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं कि वो फाइनेंस को हम लोग कहीं पे भी अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंस। सो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग को फाइनेंस को प्लानिंग, अक्वायरिंग, यूटिलाइजिंग और कंट्रोलिंग करना पड़ता है ताकि हमारे जो फाइनेंस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए। अभी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करते हैं देखो। सबसे पहले रेजिंग फाइनेंस। नो, रेजिंग फाइनेंस का मतलब क्या होता है? राइट सोर्स से हम लोग को क्या करना है? फाइनेंस को रेज करना है या बिजनेस के अंदर फाइनेंस को लाना है। क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए फाइनेंस की जरूरत है तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग सोर्सेज से फाइनेंस ला सकते हैं। एक होता है ओन्ड कैपिटल और दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मतलब क्या? शेयर कैपिटल के थ्रू, मतलब शेयर बेच के हम लोग कैपिटल रेज कर सकते हैं। और दूसरा कंपनी का जो भी रिजर्व और सरप्लस है, जो भी पैसा कंपनी ने सेव करके रखा है इतने सालों से, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एज अ फाइनेंस बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं। बोरोड कैपिटल का मतलब क्या होता है? उधार का पैसा लेना, जैसे कि डिवेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब क्या है? बोरोड कैपिटल है। सो कंपनी अपना फाइनेंस जो है वो ओन कैपिटल से या बोरोड कैपिटल से रेज कर सकती है। फाइनेंस मैनेजर को ये देखना है कि वो जो भी फाइनेंस रेज कर रहे हैं, जहां से भी रेज कर रहे हैं, वो फाइनेंस चीप होना चाहिए। चीप होना चाहिए मतलब क्या? कि उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। बिकॉज इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या होता है? आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। ओके, ज्यादा इंटरेस्ट रेट की वजह से आपको आपका जो पूरा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे अफेक्ट होती जा रही है। और जिसकी वजह से फाइनेंस मैनेजर को चीप फाइनेंस कहाँ पे अवेलेबल होगा वो फाइंड आउट करना पड़ता है। दूसरा है इन्वेस्टिंग फाइनेंस। जो भी हमने फाइनेंस रेज किया उसको हम लोग को क्या करना है? प्रोडक्टिव पर्पज के लिए इन्वेस्ट करना है ना। प्रोडक्टिव पर्पज के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए मतलब ये जो फाइनेंस है उससे हम लोग फिक्स असेट और वर्किंग असेट परचेस कर सकते हैं। फिक्स असेट मतलब जैसे फर्नीचर परचेस करना, फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये सब चीजें जो होती है चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो ये सब चीजें हम लोग परचेस करके क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग को वर्किंग असेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि कौन से वर्किंग असेट में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे रॉ मटेरियल परचेस करना, यूटिलिटी बिल्स पे करना। यूटिलिटी बिल का मतलब क्या होता है? लाइट बिल भरना, रेंट पेमेंट करना, टेलीफोन का बिल वगैरह, वाटर बिल वगैरह, ये सब बिल्स भरने को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी बिल्स। ये भी काफी जरूरी होता है बिजनेस का फंक्शनिंग स्मूथली होने के लिए, बिकॉज इसके बिना हम लोग हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और फिर वर्कर के जो भी वेजेस होंगे, सैलरी वगैरह होंगे, तो उसके लिए तो जो भी कंपनी ने फाइनेंस रेज किया है उसको कंपनी दो तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। एक तो फिक्स असेट में और दूसरा वर्किंग असेट में। तो थोड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बाकी का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सोर्सेज से कैपिटल लाना। तो कहाँ कहाँ से हम लोग को कैपिटल लाना है, कैसे उसका कॉम्बिनेशन करना है कैपिटल का, वो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कंपनी ओन सोर्स से भी कैपिटल ला सकती है और बोरोड सोर्स से भी कैपिटल ला सकती है। ओन का मतलब क्या हो गया? जैसे शेयर बेच के या कंपनी का जो रिजर्व सरप्लस है वहां से। और कंपनी बोरोड मतलब क्या? डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह, यहाँ से भी पैसा ला सकते हैं। तो कंपनी को डिसाइड करना है कि ओन कैपिटल का कितना रेशो होगा और बोरोड कैपिटल का कितना रेशो होगा। तो ये दोनों का जो कंपनी मिक्सअप करती है, इसका जो रेशो कंपनी डिसाइड करती है उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो, कंपनी पूरी तरीके से शेयर कैपिटल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती या पूरी तरीके से कंपनी यहाँ पे लोन कैपिटल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती है। बिकॉज अगर कंपनी ने सारे के सारे शेयर ही इशू किए तो कंपनी के ऊपर का आपका जो कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। बिकॉज पब्लिक ने अपने शेयर परचेज किए तो वो लोग शेयर होल्डर हो गए और वो लोग आपके कंपनी के सारे डिसीजंस लेंगे, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कंपनीज क्या करती है? सारे के सारे पैसा जो होता है वो शेयर कैपिटल के थ्रू रेज नहीं करती है। सेम तरीके से कंपनी यहाँ पे सारा का सारा जो पैसा है वो बोरोड फंड से भी रेज नहीं करती है। बिकॉज ज्यादा अगर हम लोग बोरोड फंड रेज करते हैं जैसे डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह, तो उससे क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। बर्डन उसका बढ़ जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सारा प्रॉफिट हमारा उधर चला जाएगा। ओके,
क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि इक्विटी शेयर जब कंपनी इशू करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी डिविडेंड देना पड़ता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, अदरवाइज उनको डिविडेंड पे करना पड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप लोगों का जो बर्डन है डिविडेंड पे करने का तो वो कम हो रहा है। तो कंपनी को दोनों का बैलेंस करना है, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना है कि शेयर्स के थ्रू कितना पैसा रेज करेंगे और डिबेंचर वगैरह जो है या बॉन्ड्स वगैरह है, ऐसे बोरोड कैपिटल हम लोग कितना रेस करेंगे, इन दोनों का प्रॉपर हम लोग को प्रोपोर्शन मेंटेन करना है। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन पॉलिसी। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट्स का जो वेयर एंड टेयर होता है, कंपनी का जो भी अकाउंट बंद होने के बाद में प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, वो प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन माइनस किया जाता है हर साल, दैट यू ऑल नो। तो कितना डिप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करना है वो फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, देखो कि हर साल कंपनी क्या करती है, असेट में से डिप्रिसिएशन माइनस करती है। ओके, और ये डिप्रिसिएशन के दो मेथड्स है। तो कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है वो यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद में रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है? कितना पैसा हम लोग सेव करके रखेंगे। रिटेन्ड अर्निंग का ही दूसरा नाम है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मतलब कंपनी क्या करती है, हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। जनरल रिजर्व मतलब एक तरीके से सेविंग होता है, जैसे हम लोग घर के अंदर पैसा सेव करके रखते हैं, वैसे ही बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको फ्यूचर में एक्सपांशन एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो फाइनेंस मैनेजर को यहाँ पे सोचना है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम लोग को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ओके, उसी तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में सबसे एंड में डिसाइड करना पड़ता है डिविडेंड के बारे में। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, बचा कुछ हिस्सा जो होता है वो एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर को सोचना पड़ेगा कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, बिकॉज शेयर होल्डर को कम डिविडेंड देके भी नहीं चलेगा और ज्यादा डिविडेंड भी नहीं दे के चलेगा। अगर उनको ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे तो हमारा रिजर्व कम हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में कंपनी को अगर एक्सपांशन के लिए पैसा लगेगा तो उसके लिए फिर अगेन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे या कहीं से पैसा उधार लेना पड़ेगा। तो कंपनी क्या क्या करना है, उनको अपना जनरल रिजर्व भी मेंटेन करना है, प्लस कम डिविडेंड पे करके हम लोग को शेयर होल्डर्स को नाराज भी नहीं करना है। तो कंपनी को प्रॉपर डिसाइड करना पड़ेगा कितना पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है और कितना हम लोग को डिविडेंड देना है। सो प्रॉपर प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। तो कितना प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर को पे करना है वो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के अंदर ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.